आनंद जी, जो नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, जो गोदी मीडिया का हाल दिखाई दे रहा है, ये जो आग लगाएंगे कि 2024 में इसकी लपटों में हिंदुस्तान झुलसेगा, या हिंदुस्तान समझ गया है कि ये है क्या और इनको भाव मिलने वाला नहीं है? मैं संजय जी शुरू इसी से कर दूं कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, इनमें से किसी की औकात भी नहीं है कि हिंदुस्तान के पैर के अंगूठे के बराबर, क्या उसकी सबसे छोटी उंगली के बराबर भी हो। तो इसलिए मैं हिंदुस्तान के प्रति तो आश्वस्त हूं। लेकिन एक बात मैं इसलिए, क्योंकि मेरे पिताजी कहा करते थे गांधी के बारे में, जिसने जो भी कहते हैं, तो मेरे एक पिताजी कहते, तो आपने पूछा था और मैं बाकी स्पष्ट नहीं करूंगा, आप खुद समझिए कि अरब में सब घोड़े ही नहीं होते हैं, अरब देश के में सब घोड़े ही नहीं होते हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। मैं धनंजय जी की एक बात को मैं कहूं, ये प्रोपोगंडा की बात नहीं है, ये लोग एजेंडा चलाते हैं। प्रोपोगंडा तो समझ में आता है, बट एजेंडा में एक छुपा हुआ निहित स्वार्थ होता है और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर अब आप ये देख लीजिए, जो चैनल की भी बात है, जो सरकार की तरफ से जो विज्ञापन का भी विभाग है, सरकार में एक विभाग होता था इंफॉर्मेशन, जो हम और आप सब जानते हैं इंपॉर्टेंट होता था, जो भी प्रिंट मीडिया से जुड़ा है उसके लिए इंफॉर्मेशन एक बड़ा विभाग और इंपॉर्टेंट था। उस विभाग का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन। तो अब वो इंफॉर्मेशन तो शायद भूल ही गए हैं, वो केवल पब्लिक रिलेशन में लग गए हैं। और जो जो उसका एक्सटेंशन है, क्योंकि वो जो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन होता है, कोई होता है, वो उसका एक्सटेंशन है। तो ये गोदी मीडिया बिल्कुल ठीक से उसमें है। अरुणा जी की बात से मैं 100% सहमत हूं, और सिर्फ सहमति नहीं हूं, मैं थोड़ी चीजें और ऐड कर दूं उसमें। सुबह ये वहां से मेरी निश्चित जानकारी है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मेरे पास कोई कागज नहीं है, ये मैं बता दूं। सुबह एजेंडा वहां से आता है, ये बीजेपी के हेडक्वार्टर से एजेंडा आता है कि आज दिन भर क्या चलना है, वहां से टॉपिक आता है, वहां से हेडलाइंस आती हैं। और ये कई बार देखा गया है कि जो एक तरह का ही ट्वीट, एक तरह की ही बात दिन भर अलग अलग विभिन्न चैनलों पे चलती रहती हैं। अगर आपको याद हो, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाल के दिनों में कांग्रेस ने एक नया शुरू किया है, कांग्रेस ने भी हिटबैक करना शुरू किया है। पहले कांग्रेस डोरमेंट थी, कांग्रेस नहीं बोलती थी। और मेरे हिसाब से, अगर मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, मेरे हिसाब से अगर मुझे अपनी किसी बात के लिए, मैं हो सकता है भाषा के लिए कभी मैं कोई स्ट्रांग वर्ड यूज कर लूं, मैं शायद सम्मान सूचक ना करूं, लेकिन अगर मुझे झूठ बोलने के लिए कि मैंने झूठ बोला और उसके लिए माफी मांगनी पड़े, मैं उस दिन अपना चैनल और पत्रकारिता को नमस्ते करके घर बैठ जाऊंगा, खेती करूंगा, वो कर लूंगा। ये लोग इतने बेशरम हैं कि जब डांट पड़ती है तो तुरंत बेशर्मों की तरह उसको वो भी कर लेते हैं, माफी भी मांग लेते हैं, डिलीट भी कर लेते हैं। इन बेशर्मों को कोई शर्म ही नहीं है। और फिर ये झाड़ पोछ करके, जैसे आप किसी को पीटिए, 2-4 लगाइए, गिरता है, धूल झाड़ पोछ करके फिर खड़ा हो जाता है उसी बेशर्मी से, उसी रफ्तार से फिर आपकी बात करने के लिए। मुझे ये कहीं नहीं लगता है कि जो जिसको आप गोदी मीडिया कह रहे हैं, या जिसको कंट्रोल मीडिया कह रहे हैं, या जो अडानी जी या उनका मीडिया कह रहे हैं, इसमें कुछ है। लेकिन एक चीज आपको भी देखना होगा और हमको भी देखना होगा कि इसी स्पेस में हमको और आपको भी तो जगह मिली है ना। हम और आप भी तो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, और केवल जगह ही नहीं मिली है। मैं ये बात इसलिए स्पष्ट कर दूं कि मैं जब मैं प्रिंट मीडिया में था, ज्यादातर लोग प्रिंट से आए हैं, मेहनत से संपादकीय लिखते थे। संपादकीय से शायद महीने 2 महीने में कभी कोई रिएक्शन किसी का आ जाता था, रोज नहीं आता था। आज आपको, अगर आप यहां अभी कर रहे हैं लाइव, साथ में आपको एक रिएक्शन चल रहा है। हो सकता है उसमें से कुछ लोग इसलिए हैं कि उनको एक ये काम दिया गया है कि आपकी डिबेट को थोड़ा खराब करो, आपकी डिबेट, वो उनका रोजगार है उससे। और मैं उसको इसलिए पॉजिटिव मानता हूं कि वो अगर किसी को, आपको थोड़ा डिरेल करने के लिए या कुछ कहने के लिए कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो उनको देने दीजिए, उसको बंद नहीं करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि अगर ट्रोल में हम लोग किसी को पैसा दे नहीं सकते, अगर ट्रोल को यहां आके हर उस पे मान लीजिए कुछ पैसा मिल रहा है, तो उसको देने देना है। मैं एक बात जरा मीनू जी की बात को मैं दर्शकों को याद दिला दूं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज थी। जिस तरह की धांधली इस देश में हुई है, और धांधली कोई छोटे मोटे नहीं, इस शीर्ष नेतृत्व, सबसे बड़ी पार्टी, रूलिंग पार्टी, वो नमो टीवी की बात, मैं नमो टीवी की बात इसलिए कर दूं कि ये मैंने बहुत सी चीजें अपनी इस किताब में इसको कंप्लीट किया। मैं नमो टीवी की 2-3 चीजें दर्शकों को जल्दी से बता दूं।
नमो टीवी का इलेक्शन कमीशन और सबको कहा गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। नमो टीवी जब लॉन्च हुआ था 26 मार्च को, देश के प्रधानमंत्री ने 26 मार्च 2019 को नमो टीवी को लॉन्च किया था, जो 17 मई को जब लोकसभा का कैंपेन खत्म हो गया अपने आप वो बंद भी कर दिया गया। उसमें ये एक टेलीविजन चैनल था, लेकिन किसी कंसर्न डिपार्टमेंट से, किसी रेगुलेटर से कोई लाइसेंस नहीं लिया गया और इसकी तरफ इन लोगों ने आंख बंद रखी। सरकार में बीजेपी थी, टाटा, और इसको सिर्फ यही नहीं हुआ, डायरेक्ट टू होम में इसको टाटा स्काई, वीडियोकॉन, डिश टीवी, नमो टीवी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कहा गया, एज न्यूज चैनल चलाया गया। टाटा स्काई ने इनिशियली इसको नमो टीवी को एज हिंदी न्यूज चैनल किया था, बाद में इसका टर्म यूज करके कहा गया स्पेशल सर्विस। नमो टीवी के कोई कंपलसरी जो सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है इन लोगों ने, जो एक नेसेसरी सिक्योरिटी क्लियरेंस किसी भी इस तरह के चैनल को, डीटीए चैनल को देनी चाहिए, वो नहीं ली गई। ये पूरा इलीगल था और ये दुनिया, हिंदुस्तान के इतिहास में ये अकेला चैनल है जो बिना किसी परमिशन के, बिना किसी परमिशन ना तो मिली और ना उन्होंने अप्लाई की, ये चैनल आता है और आपको एक 40-50 दिन की अपनी कार्रवाई करके फिर गायब हो जाता है। अगर इस तरह की बेईमानी देश कर रहा था, लेकिन मैं फिर कहूं, जिसको ये ब्रूट मेजॉरिटी कहते हैं, 303 सीटें जीती थी। मैं बार बार ये कहता हूं 303 सीटें जीती थी, और उसमें भी पुलवामा और बालाकोट के शहीदों का खून की शहादत की वजह से जीती थी। उसको जिस तरह से इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया था, उस वजह से ये चीज जीती थी। आज भी जो हमारे लवासा साहब थे, जो वो थे चीफ इलेक्शन, वन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, उनकी रिपोर्ट है, 5 क्वेश्चन मोदी जी को ये उन्होंने कहा था कि आपने पोल वायलेशन किया है, जिसको किनारे रखा गया था क्योंकि 3:2:1 के हिसाब से वो किया गया था, वो आज भी ऊपर नहीं आ पाई है, वो रिकॉर्ड्स पे हैं। लेकिन अगर कोई, सारी बेईमानी के बाद भी 303 सीटें थी, 37% वोट थे। कांग्रेस के इस देश में 17 इलेक्शन हुए हैं, 8 इलेक्शन में 40% से ऊपर वोट रहे हैं। अभी ये जो कांग्रेस से बार बार कांग्रेस करते हैं, 17 में से 8 इलेक्शन में 40% से ऊपर वोट रहे हैं इस देश में कांग्रेस के। 303 सीटें नहीं, 415 सीट भी लेके राजीव गांधी अगर आए थे तो बोफर्स के नाम पे उस व्यक्ति के पास ये नैतिकता थी कि उसने जेपीसी कराई थी। आपको लगता है कि आपके पास मेजॉरिटी है और आप कुछ नहीं करेंगे और आप अडानी पे आप कोई बातचीत नहीं करेंगे तो देश भूल जाएगा? देश तो ये प्रश्न करेगा ही, आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा। गुजरात मॉडल हो सकता है आपका सक्सेसफुल हो। गुजरात मॉडल में हरेन पांड्या की, आपके व्यक्ति की हत्या होती है, आपका आरएसएस का वर्कर है, वो आपका पूर्व गृह मंत्री है, उसकी हत्या होती है और आज तक आप उसकी जांच नहीं करा पाते हैं, और उसके बाद इस देश तो आपको शर्म नहीं आती होगी। लेकिन गुजरात में अगर आज नहीं तो कल, मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा था, आज नहीं तो कल जिस दिन भी सत्ता पलटेगी उस दिन हरेन पांड्या की हत्या की भी जांच होगी, उस दिन सोहराबुद्दीन एनकाउंटर की भी जांच होगी, सोहराबुद्दीन की कौसर भी, जो उसकी बीवी थी, जिसको इन लोगों ने एक महिला के साथ रेप करके उसकी हत्या की थी, उसकी भी जांच होगी, और जस्टिस लोया की भी इस देश में जांच होगी। और ये सारे लोग डरे हुए इसलिए हैं कि जिस दिन ये जांच हो गई तो इसमें आज आपको कोई ये बहुत भविष्यवक्ता नहीं होना चाहिए कि जांच होने पे कौन किसकी करतूत सामने आएगी। मैं सिर्फ एक बात कह के इसको खत्म कर रहा हूं, और इसलिए मैं ये आपसे कह रहा हूं कि एक चीज मैं बता दूं, मैं बहुत पॉजिटिव हूं और मैं बहुत आशावान हूं। मैं भारत जोड़ो यात्रा में एक दिन के लिए गया था, और मैं करीब 20-25-30 मिनट, आधा घंटा जो भी था, मतलब साथ भी चला, और उसके अलावा मैं करीब 3-4-5 घंटा उस कॉरिडोर, उस कॉर्डन में भी चला। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा, और ये मुझे सार्वजनिक रूप से पूछा गया कि आप पत्रकार थे, आप उसमें क्यों गए? मैं पत्रकार होने से पहले मैं फिर बता दे रहा हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, और इस देश के नागरिक को मुझे ऐसा लगता है कल आने वाला समय आपसे पूछेगा, अगर आज डेरेक ओब्रेन बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस से पूछ रहे हैं, तो हमसे और आपसे भी ये देश पूछेगा कि जब देश की हालत हो रही थी तो आप कहां खड़े थे। अगर आज आप अपने को स्पष्ट नहीं करेंगे, आप अगर ये करेंगे नहीं नहीं हम तो बहुत पत्रकार हैं, मैं बैलेंस व्यू नहीं है, आज देश में कोई बैलेंस व्यू की नहीं। एक तरफ जिस तरह से देश में कानून की, देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वहां पे अगर हम अपने स्टैंड को क्लियर नहीं करेंगे तो हमें आने वाली, मैं कम से कम मैं अपने जब
कहीं भी इतिहास लिखा जाएगा तो कहीं ये नहीं लिखवाना चाहता हूं कि मैं भी इस जमात के साथ उन लोगों के साथ खड़ा था। ठीक है, कुछ नहीं कर पाया। मैं एक अंतिम उदाहरण देकर खत्म करूंगा। दीपिका पादुकोण जेएनयू में आई थी, एक शब्द नहीं बोली थी, स्टैंड क्लियर कर दिया था। और उस दिन से मैं इसलिए बोल रहा हूं, दीपिका पादुकोण चाहे कितनी अच्छी या बुरी अभिनेत्री हो, लेकिन मेरी नजर में उनसे बड़ी अभिनेत्री इस समय फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, क्योंकि उसने आके वहां खड़ी हुई थी जेएनयू में। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आज समय ऐसा नहीं है कि आप एक इम्पार्शियल व्यू लें। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं पार्शियल व्यू लेता हूं, आई हैव अ स्टैंड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने जो लड़ाई हो रही है वो लोग बिल्कुल निहायती किसी भी हद तक जाने लायक है, उन लोग किसी भी गोरख धंधे के लायक है, उन लोग धूर्तता की हद तक जाने लायक हैं, और इंसानियत की बात क्या करें उसको कहने से कोई फायदा नहीं है।